दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। देश के विपक्षी दल एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदार और दिशाहीन राजनीति का परिचय दे रहे हैं। पिछले साल बने 2 दर्जन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की उड़ान इस साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित करने तक ही सीमित रही और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाई। विपक्ष की उस आंशिक सफलता का असर हमने संसद के पहले सत्र में देखा भी, पर उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार से हताश विपक्ष अपने आचरण से यही संदेश दे रहा है कि उसे विरोधियों की जरूरत नहीं, आत्मघात में वह स्वयं सक्षम है। यह परिदृश्य एक पुरानी कहावत की याद दिलाने वाला है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठम। बोलचाल की भाषा में कहें तो संपत्ति न होते हुए भी उसमें हिस्सेदारी की लड़ाई। विपक्ष के इस आचरण को आप कुल्हाड़ी पर कूदने से भी परिभाषित कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों में कहीं जमीन पर इंडिया गठबंधन नजर आया नहीं और लोकसभा चुनाव की मनोवैज्ञानिक बढ़त को वह तेजी से गंवा रहा है। जाहिर है अगले लोकसभा चुनाव 4.5 साल दूर है, पर इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर अंतर कलह खुलकर सतह पर आ गया है। बेशक हर दल जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है, पर हर जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बेहतरी के लिए हर हार से सबक सीखना भी जरूरी है, लेकिन कारणों पर सार्वजनिक रूप से तू में परिपक्व राजनीति का उदाहरण तो हरगिज नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित करने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन इंडिया में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद जैसा हाहाकार नजर आ रहा है, वह उसकी साख पर ही सवालिया निशान लगाने वाला है। अपने सांसद कल्याण बनर्जी के बाद खुद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रहते हुए ही मौका मिलने पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जताई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानवर्धन के बाद अस्तित्व और भविष्य के संकट से रूबरू मराठा दिग्गज शरद पवार ने ममता को नेतृत्व क्षमता का प्रमाण पत्र देने में भी देर नहीं लगाई। जो लालू प्रसाद यादव कल तक राहुल गांधी को विपक्ष की बारात का दूल्हा बताते थे, उन्होंने जिस तरह ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की पैरवी की है, वह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस और लालू का आरजेडी बुरे वक्त में एक दूसरे के साथी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने कुछ खुद तो नहीं कहा, पर सपा और आपके प्रवक्ता जिस तरह इंडिया के नेतृत्व के लिए अपने अपने नेता की पैरवी करने लगे हैं, वह अनायास तो हरगिज नहीं है। महाराष्ट्र में तो सपा के नेता अबू आजमी ने इंडिया के स्थानीय संस्करण महायुति से इस आधार पर अलग होने का फैसला भी सुना दिया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बाबरी विध्वंस की वर्षी पर खुशी जताने वाला विज्ञापन दिया और उसके एक विधान परिषद सदस्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट भी किया। जवाब में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने सपा की महाराष्ट्र इकाई पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगा दिया। बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना का हिंदुत्व और अयोध्या मुद्दे पर स्टैंड जग जाहिर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा अचानक अब क्यों जागी। जब 2 साल से भी ज्यादा समय तक उद्धव ठाकरे महायुति सरकार के मुख्यमंत्री रहे, तब भी उनके स्टैंड में किसी तरह के बदलाव का संकेत नहीं था। वैसे चुनाव के बाद महायुति की सरकार बनी होती, तब भी क्या अबू आजमी उससे बाहर जाने का फैसला करते? यह भी एक बड़ा सवाल है। उदार छवि के बावजूद अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी होगी कि वह हिंदुत्व के एजेंडे पर मुखरता से लौटे। आखिर उन्हें भी राजनीति ही करनी है, जो किसी परंपरागत वोट बैंक के बिना संभव है। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व ही शिवसेना की राजनीति की मुख्य पहचान रही है। बेशक किसी गठबंधन में रहने या न रहने जैसे बड़े फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व ही करता है, पर पिछले महीने हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 उपचुनावों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कांग्रेस को एक भी सीट न देकर बड़ा झटका दे चुके हैं। अगले साल फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं,
जिनमें कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम इंडिया गठबंधन में एकजुटता का संकेत तो हरगिज नहीं देता। नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी की बढ़ती ताकत से त्रस्त जो विपक्ष पिछले साल एकता के लिए मजबूर हुआ था, उसके आशंकित बिखराव के कारण भी उसके अंदर ही निहित है। तकनीकी रूप से सच है कि पिछले साल 17-18 जुलाई को ही बेंगलुरु में 2 दर्जन विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अस्तित्व में आ गया था, पर दरअसल वह जमीन पर कभी दिखाई नहीं दिया। जिस बैठक में महत्वाकांक्षी नामकरण किया गया, उसी में संयोजक, संचालन समिति और साझा न्यूनतम कार्यक्रम यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने की भी बात हुई थी, पर 16 महीने बीत जाने के बाद भी वैसा कुछ हो नहीं पाया। सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर महत्वाकांक्षाओं का टकराव समझा जा सकता है, लेकिन संघर्ष की अगुवाई के सवाल पर भी परस्पर सहमत का ऐसा खेल आत्मकांदित संकीर्ण सोच को ही उजागर करता है। हम जानते हैं कि अविश्वास की नींव पर विश्वास की बुलंद इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इसका पहला संकेत पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से मिल गया था, जब जीत के अति आत्मविश्वास पर सवार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को प्रतीकात्मक रूप से भी कुछ सीटें देना उचित नहीं समझा। ऐसे में सामूहिक चुनाव प्रचार के उलट सपा, आप और जेडीयू जैसे घटकों ने अपने उम्मीदवार भी उतारे। कारण तो कई रहे होंगे, पर परिणाम तीनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय के रूप में ही सामने आया। दूसरा बड़ा झटकेदार संकेत इस साल के शुरू में मिला, जब विपक्षी एकता के सूत्रधार नजर आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल पाला बदलकर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में चले गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के झटके से कांग्रेस का अहंकार कुछ कम हुआ, तो उसने लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में सहयोगियों और छोटे दलों के साथ सीटों का बंटवारा भी किया। 370 या 400 पार के नारे के बीच जिस तरह बीजेपी अकेले दम 240 सीटों पर ही ठहर गई, उसे इंडिया गठबंधन की सफलता भी माना जा सकता है। उसका असर संसद के पहले सत्र में नजर भी आया, पर अक्टूबर में हरियाणा और नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के झटके से वह सफलता और मनोबल ढहता नजर आ रहा है। बेशक 2 बेहद महत्वपूर्ण राज्यों की सत्ता जीतने के आसार के बावजूद हार जाना बड़ा सदमा है, पर जिस तरह कांग्रेस अपने ही सहयोगियों के भी निशाने पर नजर आ रही है, उसकी अपनी कहानी है। दरअसल चुनाव दर चुनाव यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि कांग्रेस मन से नहीं, मजबूरी में अन्य दलों को साथ लेती है। यह भी कि कांग्रेस ही विपक्षी एकता की सबसे कमजोर कड़ी है, जो अपने ऐतिहासिक पराभव काल में भी स्वर्णिम अतीत में जीते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है, पर बीजेपी से सीधे मुकाबले में जीतने का उसका रिकॉर्ड सबसे खराब है। बेशक विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा 3 राज्यों में, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है, पर शेष राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस के बजाय छोटे और क्षेत्रीय दल बीजेपी को ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दल कांग्रेस के पराभव से ही मजबूत हुए, इसलिए कांग्रेस की सीमा से अधिक मजबूती उन्हें अपने भविष्य के लिए भी शुभ नहीं लगती, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने की फिराक में रहती है। यह परस्पर अविश्वास और सहमत ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना है, जिससे उबरने की कोई सूरत नजर नहीं आती। इंडिया और उसमें शामिल दलों नेताओं की चिंता वे स्वयं कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की चिंता तो सभी को करनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर क्रमशः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस के नेता विराजमान है। ऐसे में सबसे बड़े घटक के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वह गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं को साथ लेते हुए, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए इंडिया गठबंधन के सामूहिक नेतृत्व का ऐसा ढांचा तैयार करने की पहल करे जो न सिर्फ उसमें उभरती दरारों को पाट सके, बल्कि जनता में
उसकी तेजी से गिरती विश्वसनीयता भी बहाल कर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।